हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिमरन एंड वेलकम टू आवर चैनल एसपी एजुकेशन, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं डीएलएड एनआईएस के नोट्स जो कि आपके DSSS पीआरटी के एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम यूनिट करेंगे टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनरल फीचर्स ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड सोशल साइंस क्लास। A teacher teaching social sciences has the responsibility of making the class interesting। कि सबसे पहले ये ड्यूटी होनी चाहिए जो टीचर सोशल साइंस पढ़ा रहा है, ना सिर्फ सोशल साइंस, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स टीचर्स पढ़ाए सभी टीचर्स की ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए, साथ साथ अपने सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाए कि जिससे लर्नर जो है वो एक्टिव होके सीख सके। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट, कि किस तरीके से क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। फर्स्ट है यूजिंग लर्नर एक्सपीरियंसेस। तो हम जैसे जानते हैं कि जो भी टीचर पढ़ाए वो बच्चों से ही कनेक्टेड होना चाहिए, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस एक तरीके से रिसोर्सेज होते हैं जो टीचिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। कि टेक्स्ट बुक की नॉलेज को बच्चों के लिए इजी बनाने के लिए उनकी लोकल इन्वायरमेंट से जोड़ी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चा उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। थर्ड है यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी is a storehouse of resources, both natural and human, and there is a need for strong bondage between the school and community। कि स्कूल एंड कम्युनिटी के बीच में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है कि कम्युनिटी के रिसोर्सेज स्कूल में बहुत यूज़ होते हैं, एंड दिस कैन बी अचीव बाय इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी इन स्कूल एक्टिविटीज़। स्कूल एक्टिविटीज़ में कम्युनिटी के बहुत रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, एंड दिस कैन बी डन इन टू वेज। वन इज़ टेकिंग द लर्नर टू द कम्युनिटी टू एक्सपीरियंस लर्निंग, एंड द अदर इज़ इन्वाइटिंग द कम्युनिटी टू द स्कूल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चों को जो भी उनकी टेक्स्ट बुक है वो उनके कम्युनिटी सेंटर्ड ही है, मतलब कम्युनिटी सेंटर्ड इन द सेंस कि उनकी कम्युनिटी से, उनके लोकल इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। और ये दो टाइप से हम कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, कि हम बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं ताकि बाहर जाकर वो कम्युनिटी में कुछ अपनी लर्निंग को और बेहतर कर सके, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया। और नेक्स्ट है कि हम कम्युनिटी के ही रिसोर्स पर्सन को स्कूल में इनवाइट कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल कि मान लो आपके डॉक्टर हो गए, कारपेंटर हो गया, जो अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे और साथ ही बच्चों को यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी देंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन इनटू सोशल इश्यूज़। Objectives of teaching social sciences is to make the children sensitive to the problems and challenges of the society। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं। तो सोशल साइंस पढ़ने वाले बच्चों को इनके लिए सेंसिटिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक तरीके का मेन ऑब्जेक्टिव भी है कि एसएसटी पढ़ के बच्चे जो है सोसाइटी में चल रहे इश्यूज़ के बारे में जानें। Unless the teacher relates the lesson to the local issues, children may not understand the issue of the society। जब तक टीचर जो पढ़ा रही है उसको लोकल सोसाइटी के इश्यू से कनेक्ट नहीं करेगी, तब तक बच्चा भी सोसाइटी में जो चल रहे इश्यूज़ हैं उनको नहीं समझ पाएगा। जैसे एग्जांपल पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जेंडर इश्यू हो गया। तो टीचर इन सबको लेसन से कनेक्ट करेगी, उनको समझाएगी, तभी बच्चा इनके लिए सेंसिटाइज होगा। आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, देन आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है रेफरिंग टू ह्यूमन राइट्स। लर्नर्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ दीज राइट्स टू क्रिएट अ सोसाइटी दैट रिस्पेक्ट्स पीपल। तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ने को ज़्यादा मिलता है। इसको पढ़कर लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं और क्या क्या उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या उनको मिलना चाहिए, इससे वो अवगत होते हैं, और साथ ही इससे एक सोसाइटी में अच्छा माहौल क्रिएट होता है और एक दूसरे के लोग रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग स्पेस फॉर डेवलपिंग लाइफ स्किल्स। एसएसटी सब्जेक्ट पढ़कर, सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़कर
बच्चों में कुछ स्किल्स डेवलप होती हैं, पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप होता है, जो कि बच्चों को मतलब बच्चा जो है वो अफेक्टिवली डील कर पाता है सोसाइटी से, और उसके लाइफ में आने वाले जो चैलेंजेस है एवरीडे लाइफ में, उससे वो इजीली डील कर पाता है। एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, देन आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, ठीक है, ये मस्ट है कि बच्चों को उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ऑडियो विजुअल मटेरियल्स का यूज करें। If teacher uses only chalk and talk method, it is difficult for the children to understand, especially the abstract concept. अगर टीचर सिर्फ लेक्चर मेथड का यूज़ करती है या सिर्फ चॉक एंड टॉक मेथड यानी कि सिर्फ बोलती है और बोर्ड पे लिख देती है, तो बच्चों के लिए उस कंसेप्ट को, खास करके जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं, वो समझना डिफ़िकल्ट होगा। NCF 2005 हैज़ रिकमेंडेड फॉर यूटिलाइजिंग ग्रेटर रिसोर्सेज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, कि NCF 2005 भी यही कहता है कि आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते वक्त अपने टीचिंग में ऑडियो विजुअल मटेरियल्स का यूज़ ज़रूर करें। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर मल्टीपल व्यूज़। द ड्यूटी ऑफ द लिसनर्स टू रिस्पेक्ट देयर व्यूज़। देखो सबसे पहले कि हमारी इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ मतलब कि यहाँ पर हर एक सिटीज़न को अपने व्यू रखने का अधिकार है, आज़ादी है। तो जो लिसनर्स की ड्यूटी है कि वो सबके व्यूज़ को रिस्पेक्ट दें, ठीक है, और साथ ही क्या आता है इसमें कि प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन एंड दिस विल इनकरेज एवरी लर्नर्स टू रिस्पेक्ट अदर व्यूज़, क्रिएटिंग अ फियरलेस एटमॉस्फेयर विच इज़ कंड्यूसिव टू लर्निंग। SST पढ़ाते वक्त बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर ग्रुप डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि बच्चे अपने अलग अलग व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं, तो इससे क्या है कि क्लास में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, बच्चे इनकरेज होते हैं, वो एक दूसरे के व्यूज़ के रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इससे क्लास में एक फियरलेस एटमॉस्फेयर भी क्रिएट होता है, जो कि लर्निंग को बेहतर बनाता है। आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा एंड देन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ मल्टीलिंग्विज्म। देखिए हम जानते हैं कि हमारी इंडिया डाइवर्स कंट्री है जिसमें अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। सो ये ज़रूरी है कि टीचर अपनी क्लास में जो अलग अलग भाषाओं के बच्चे आते हैं उनकी भाषाओं का सम्मान करें और यूज़ भी करें। इन अ स्कूल सिस्टम इन अ कंट्री लाइक आवर्स वेयर वी हैव थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स, देयर आर चांसेस ऑफ मदर टंग ऑफ द चाइल्ड being different from the language used for instruction। तो हमारी कंट्री में हज़ारों बोलियाँ बोली जाती हैं, और ऐसा होता है कि कई बार बच्चे स्कूल में जाता है तो वहाँ की जो इंस्ट्रक्शन है, लैंग्वेज मतलब वहाँ की जो इंस्ट्रक्शन के लिए लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो उसकी मदर टंग से डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे बच्चे को कभी डिफ़िकल्टी होती है, तो वहाँ पे टीचर की ड्यूटी क्या बनती है कि इन सच स्कूल्स टू हैव द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विदाउट द बैरियर ऑफ लैंग्वेज, और टीचर कैन यूज़ द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे टीचर की ड्यूटी ये बनती है कि वो जो खुद वहाँ इंस्ट्रक्शन की जो लैंग्वेज है उस बच्चे के लिए बैरियर ना बने, तो जो टीचर है वो इस बच्चों की लैंग्वेज यानी कि उस बच्चे की मदर टंग को यूज़ करके उस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा सकती है, और ये तभी पॉसिबल होता है जब टीचर उस लैंग्वेज को जानती हो। एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी, कि हम जब कोई भी स्ट्रेटेजी लेते हैं तो उन लेते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, कि मान लो हम कोई भी लेसन पढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, कि उस लेसन नॉलेज बेस्ड है कि वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है, स्किल बेस्ड है। उस ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर ही हमें स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। कंटेंट के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हम एक ही स्ट्रेटेजी से सारा लेसन पढ़ा दें, इसे सारे कंटेंट को हम एक ही स्ट्रेटेजी से पढ़ा दें। हर अलग अलग लेसन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी, जैसे किसी में ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ होते हैं, तो किसी में स्टोरी टेलिंग यूज होता है, तो किसी में प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, किसी में मॉडल्स के थ्रू, किसी में एक्टिविटी करानी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि वो कंटेंट कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है
Availability of resources. Teacher may think of a good strategy, but if the resources are not available, it is not possible to the teacher to follow the intended strategy. कई बार क्या होता है कि टीचर एक अच्छी स्ट्रेटेजी तो बना लेती है, बट उसके अकॉर्डिंग उसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, तो रिसोर्सेज को ध्यान में रख कर ही वो अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करें. लास्ट फोर्थ है एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की एबिलिटी को ध्यान में रखकर, कि उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, उनकी मेंटल लेवल को ध्यान में रखकर, उनकी एज को ध्यान में रखकर ही वो स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करें. एंड द लास्ट इज रिसोर्सफुलनेस ऑफ द टीचर, कि टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होती है, किसी भी टीचिंग स्ट्रेटेजी को डिसाइड करती है जब वो, ठीक है. एंड पूलिंग द रिसोर्सेज थ्रू द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो कंसल्टेड इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द स्ट्रेटेजी. मतलब टीचर को स्ट्रेटेजी यूज़ करके पढ़ाना तो होता ही है, साथ में उसे रिसोर्सफुल होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो बच्चों के डाउट्स क्लियर कर सके. ठीक है. नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज. टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी में फर्स्ट है रोल प्ले. रोल प्ले का मतलब क्या है, देखिए हम जानते हैं कि रोल प्ले इज़ मोर फ्लेक्सिबल विच कंपेयर टू ड्रामा. द ड्रामा विल हैव अ फिक्स्ड थीम, द कन्वर्सेशन बीइंग प्रीफिक्स्ड, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बीइंग रिजिडली फॉलोड एसेट्रा. जो रोल प्ले होता है, यानी कि हम कह सकते हैं नाटक, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये ड्रामा से फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीला होता है. जैसे कि ड्रामा में एक फिक्स्ड थीम होती है, ठीक है, और उसमें जो डायलॉग्स, जो कन्वर्सेशन होते हैं वो पहले से ही ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, और जो इवेंट्स होते हैं, कोई भी सीक्वेंस, मतलब इवेंट्स का जो सीक्वेंस होता है ना, वो भी एकदम फिक्स्ड होता है कि हाँ इसके बाद यही आएगा, उसमें बीच में बदलाव नहीं आ सकता. बट रोल प्ले में ऐसा नहीं है, हम बीच में इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं. एंड समटाइम्स रोल प्ले इज़ ऑर्गेनाइज्ड विदाउट हैविंग नेसेसरी रिहर्सल. ड्रामा के लिए रिहर्सल नेसेसरी होती है, बट रोल प्ले के लिए जो रिहर्सल करना इतनी ज़रूरी नहीं होता. स्टेप्स इन अ रोल प्ले. तो यहाँ पे ये स्टेप्स हम पढ़ते हैं कि रोल प्ले के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं. कि फिक्सिंग अ थीम और डिसाइडिंग ऑन अ थीम विच इज़ रिलेटेड टू द टेक्सचुअल कंटेंट. कि हम जो पढ़ रहे हैं अगर उसके ऊपर रोल प्ले हो सकता है तो हम एक थीम उसी में से हम सेलेक्ट कर लें जो हमारे टेक्सचुअल कंटेंट से रिलेटेड है, हम उसके ऊपर डिसाइड कर लें कि हाँ हम रोल प्ले करेंगे. देन डिसाइडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ रोल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन डेवलपिंग कन्वर्सेशन इन द फ्लेक्सिबल मैनर. फिर हम उसी रोल प्ले में कि कितने बच्चे उस रोल प्ले में पार्टिसिपेट करेंगे और किस बच्चे को क्या क्या रोल मिलेगा, इस तरीके से हम, और क्या क्या उनके डायलॉग्स होंगे, क्या क्या कन्वर्सेशन होंगे, फ्लेक्सिबल मैनर में हम तैयार कर लें. अ स्मॉल रिहर्सल में बी ऑर्गेनाइज्ड इफ़ द कन्वर्सेशन आर इन्वॉल्व्ड. फिर जैसे कि बच्चों को मानो रोल्स मिल गए हैं, उनको डायलॉग्स मिल गए हैं कि क्या है, तो थोड़ी बहुत रिहर्सल कर लेनी चाहिए. इनेक्टिंग द रोल प्ले विद एंड विदाउट सिंपल कॉस्ट्यूम्स. अब जैसे एक ड्रामा में कॉस्ट्यूम्स की नीड पड़ती है, बट रोल प्ले में ऐसा नहीं है, विदाउट कॉस्ट्यूम्स भी मतलब रोल प्ले हो सकता है. एंड फीडबैक बाय द टीचर एंड द पीयर्स. और फिर साथ ही साथ टीचर्स एंड जो पीयर्स हैं उनके थ्रू फीडबैक भी मिलना चाहिए, और फीडबैक पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं. प्रिकॉशंस टू बी टेकन while selecting the roles, care has to be taken not to hurt anybody's feeling. मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब रोल प्ले करते वक्त या फिर रोल सेलेक्ट करते वक्त किसी की भी फीलिंग को हर्ट ना हो, और रोल प्ले की एटलीस्ट 1 टाइम तो प्रैक्टिस होना मस्ट है, कि जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैथड वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स. A project is an activity-based method which provides learner with real-life experience, and it is a problematic act carried out in a natural setting. तो बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड क्या है, देखिए प्रोजेक्ट मेथड इंडिविजुअल भी होता है और ग्रुप में भी होता है, बट ज़्यादातर ये ग्रुप में ही होता है, और ये एक नेचुरल सेटिंग में होने वाली एक्टिविटी है जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है. हम पढ़ेंगे मेन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड. सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ पर्पस. कोई भी प्रोजेक्ट हम करा रहे हैं बच्चों से तो उसका उद्देश्य क्या है ये हमें क्लियर होना चाहिए, कि विदाउट पर्पस कोई भी प्रोजेक्ट मीनिंगलेस होता है. ठीक है, इससे क्या है
जब पर्पस पता होगा तो बच्चे मोटिवेट होंगे लर्निंग के लिए, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर कोई पर्पस नहीं है तो इंटरेस्ट भी मतलब डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रुप में बच्चा प्रोजेक्ट करता है, एक्टिविटी करता है, और इसके दौरान बच्चा एक्टिव रहता है और वो खुद से चीज़ें सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटीज़ आर टू बी प्रोवाइडेड टू दैम। तो यहाँ पे बच्चा फिजिकली तरीके से भी सीख रहा है एंड मेंटली तरीके से भी सीख रहा है, मतलब उसकी फिजिकल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ दोनों डेवलप हो रही है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट जो उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, बच्चे ने जो भी एक्सपीरियंस करा उसे जो भी उसकी लर्निंग हुई, ठीक है, वो उसके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन बनती है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। तो बच्चे जैसे कि ग्रुप में सीखते हैं तो ग्रुप में उनकी सोशल लर्निंग होती है, और सोशल लर्निंग के साथ साथ उनमें बहुत सारी वैल्यूज़ डेवलप होती है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। रियल लाइफ सिचुएशन शुड बी प्रेजेंटेड इन लाइफ ऑफ द स्कूल। कि जो भी प्रोजेक्ट बच्चों को कराया जाता है वो रियल लाइफ सिचुएशन से ही कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। और इस प्रोजेक्ट मेथड में बच्चों को पूरी तरीके से फ्रीडम दी जाती है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें। फ्रीडम टू चूज़ एन एक्टिविटी, टू डू एन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, नीड्स एंड कैपेसिटीज़। मतलब कि जो टीचर है वो बच्चों के सामने बहुत सारे टॉपिक्स रख देती है, तो बच्चा इस फ्री होता है कि वो उनमें से कोई भी एक टॉपिक चुन सकता है और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट कर सकता है उस प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूटिलिटी। मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी उसमें कुछ सिखाया जा रहा है वो बच्चों के लिए यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल हो, जो उनकी आगे लाइफ में मतलब यूज़ हो। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट। तो एक अच्छे प्रोजेक्ट के फीचर्स होते हैं कि प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ईजी सा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चैलेंजिंग होना चाहिए कि जिसमें जो बच्चा है उसमें उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप हो, जिसमें बच्चा सोचे, थिंकिंग एस्पेक्ट उसका डेवलप हो, एक्सपीरियंसेस उसको ज़्यादा मिलने चाहिए, एंड डेवलप कोऑपरेटिव स्पिरिट। कि जैसे बच्चा ग्रुप में काम करता है तो वहाँ पर बच्चे की कोऑपरेटिव स्पिरिट यानी कि एक सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करके बच्चा सीखता है इसमें, तो वो चीज़ें भी डेवलप्ड हो। नेक्स्ट है स्टेप्स। तो ग्रुप प्रोजेक्ट के स्टेप्स क्या होते हैं कि हम फॉर्मिंग द ग्रुप्स, सिलेक्शन ऑफ अ थीम, कि पहले ग्रुप बना लेते हैं, फिर थीम सेलेक्ट करते हैं, फिर आइडेंटिफाई द सब थीम्स, कि उसके अंदर आने वाले जिन जो सब थीम्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लिस्टिंग द वर्क टू बी डन अंडर ईच सब थीम। फिर जो सब थीम के अंदर जो भी वर्क है उसको हम मतलब लिख लेते हैं क्या क्या होगा। फिर सिलेक्शन, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर एक्सेप्टिंग अ स्पेसिफिक टास्क बाय एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप बाय डिस्कसिंग इन ग्रुप। फिर सब थीम सेलेक्ट करने के बाद जो ग्रुप का एक एक मेंबर है वो अपना टास्क ले लेता है कि उसको ये करना है, उसको ये करना है, उसको ये करना है। फिर कलेक्शन एंड रिसोर्स, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन, फिर वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। देन प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन, फिर वो प्रेजेंट करता है, ग्रुप प्रेजेंटेशन, ठीक है। पहले इंडिविजुअली प्रेजेंट करेंगे ग्रुप में, फिर पूरा ग्रुप मिलकर उसको प्रेजेंट करेगा, एंड लास्ट इज डिस्कशन, पीयर टीचर फीडबैक। एंड प्रेजेंटेशन के बाद मिलता है फीडबैक। चलिए नेक्स्ट है मैरिट्स। देखो मैरिट्स इसके ये हैं कि कोरिलेट्स विद ऑल स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है। इट रिलेटेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और अदर स्कूल सब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड होता है, और डेवलपिंग करता है स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। Demerits: there are chances of upsetting the regular timetable of the class, and it is difficult to get the cooperation from other staffs of the school. मतलब हम जैसे डिमेरिट्स, इसका मेनली यही है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो ऐसा तो नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही पीरियड में ये हो जाए, ठीक है। इसको कराने में बहुत टाइम लगता है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है। और इसको रेगुलर टाइम टेबल में भी फिक्स नहीं किया जा सकता, और कई बार अदर जो स्कूल के स्टाफ होते हैं उनसे भी सहयोग मिलने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि और इसके लिए प्रॉपरली प्लान करना, स्टूडेंट्स को गाइड करना, कई बार ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये फेल हो जाता है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें रह जाती है। अगर मान लो बच्चों ने कुछ इसमें गलत इन्फॉर्मेशन, गलत रिसोर्सेज कलेक्ट करे हैं, तो इसमें टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो ये डिमेरिट्स हैं इसके। नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर। तो इसमें रोल ऑफ टीचर में बस इतना ही है कि द टीचर मस्ट बी ऑन द लुक आउट ऑफ डिस्कवरिंग देयर इंटरेस्ट, टेस्ट्स एंड एप्टीट्यूड्स एंड नीड्स। कि जो भी प्रोजेक्ट दे वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट को ध्यान में रखकर, उनके एप्टीट्यूड एंड नीड्स को ध्यान में रखकर ही दें। और साथ ही टीचर जो प्रोजेक्ट करते वक्त ग्रुप में उनको एक गाइड करें, उनको मॉनिटर करें और जहाँ उनको ज़रूरत है वहाँ उनकी हेल्प करें। ठीक है, यही है। चलिए नेक्स्ट है ड्रामाटाइजेशन। सो जैसे हमने पढ़ा था कि जो ड्रामा है वो रिजिड होता है ना, इस कंपैरिजन टू रोल प्लेइंग। सो ड्रामा मीन्स प्री डिसाइडेड sets of conversations spoken out with acting of the actors, accompanied by gestures, music and dance and with special effects as the case may be। मतलब ड्रामा में क्या होता है कि सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड होता है, डायलॉग्स पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं, क्या कन्वर्सेशन होगी, ठीक है, और उस डायलॉग्स को एक्टिंग के साथ पेश करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें साथ में गेस्चर्स, म्यूज़िक, डांस, ये सब यूज़ होता है। इट रिक्वायर्स एन इंटरेस्टेड टीचर टू आइडेंटिफाई द theatrical part in the lesson and sometimes she or he develops a conversation too. She or he has to identify students who have a knack for acting and allot roles to them, allow them to choose depending on the requirements। मतलब क्या होता है कि कई बार टीचर्स देख ले कि जो वो पढ़ा रही है कि किस टॉपिक पर ड्रामा हो सकता है, और फिर वो स्टूडेंट्स को भी आइडेंटिफाई करे कि किन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है एक्टिंग में, फिर वो उन स्टूडेंट्स को अलाउ कर सकती है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को रोल दे सकती है, ड्रामा करा सकती है, छोटा मोटा ड्रामा। तो ये हो सकता है, ड्रामा यूज़ कर सकते हैं। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग ड्रामाटाइजेशंस, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने इसको नहीं एक्सप्लेन नहीं करी, बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सम ड्रामाज आर एक्शन ओरिएंटेड बट अदर्स आर स्पीच ओरिएंटेड, है ना। कुछ ड्रामाज जो होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ आपको एक्शंस करने होते हैं, और कुछ होते हैं स्पीच ओरिएंटेड, यानी कि जिसमें सिर्फ आपको बोलना ही होता है। इट इज़ ऑलवेज advisable to that you write the script of the drama involving students, thus develops belongingness among the students as well as skill to write dramas। और एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी वो ड्रामा की स्क्रिप्ट तैयार करें तो अपने साथ स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, जिससे क्या है कि स्टूडेंट्स में एक बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है, कि वो भी सोचते हैं कि हाँ हमें भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिल रही है, और जिससे कि जो बच्चे में राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। Cooperative learning is a successful teaching strategy in which small teams, each with students of different levels of ability, uses a variety of learning activities to improve their understanding of a subject। मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है, एक तरीके की एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें छोटी छोटी टीम्स बनती है, और हर टीम्स में हर एक स्टूडेंट जो है, मतलब इसमें ना ये एक तरीके का हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी एबिलिटी अलग अलग होती है, जिनका मेंटल लेवल अलग अलग होता है, जिनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं, बट फिर भी वो मिलकर एक साथ काम करते हैं। ओके, जिससे क्या है कि वो जो भी पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट की और अंडरस्टैंडिंग उनकी बेहतर होती है, इम्प्रूव होता है। सो ईच मेंबर ऑफ अ टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर लर्निंग वट इज़ टॉट बट ऑल्सो हेल्पिंग टीममेट्स लर्न, दस क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ अचीवमेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग में जो टीम बनती है, तो उस टीम में ना तो जो हर एक इंडिविजुअल है ना, वो सिर्फ अपने लर्निंग की जिम्मेदारी लेता है, बल्कि वो अपने टीममेट्स की हेल्प भी करता है जहाँ उन्हें हेल्प की नीड होती है। तो एक तरीके से एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और इससे की अचीवमेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस,
कि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप में सिर्फ जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी लर्निंग के लिए ज़िम्मेदार नहीं होता, वो हेल्प भी करता है। तो इससे एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस मतलब क्रिएट होती है, ठीक है। इससे ग्रुप की सक्सेस और बढ़ती है। नेक्स्ट है फेस टू फेस इंटरेक्शन। कोऑपरेटिव लर्निंग में अब जैसे कि जो ग्रुप में बच्चे बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, जिससे क्या है उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और उनकी शाइनेस भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, है ना, कि यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं पूरे ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी रहती है। मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग में आप ये समझिएगा ऐसा होता है कि यहाँ पर हर टीम में हर एक को टास्क दे दिया जाता है कि आपको ये लर्न करना है, आपको ये करना है, और साथ ही इंडिविजुअल अपना तो लर्न करता है और दूसरों को भी हेल्प करता है। बट इसमें ये होता है कि अगर ग्रुप का एक भी मेंबर काम ना करे, ठीक है, तो इससे क्या है कि लर्निंग वहाँ पे नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना अपना काम करे, चाहे भले ही दूसरों की हेल्प लेके करे, लेकिन उनको करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्मॉल ग्रुप स्किल्स। अब देखो इसमें बच्चों की कुछ स्किल्स डेवलप होती है, जैसे लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, ये स्टूडेंट्स में डेवलप होती है। और यहाँ पे जो रोल्स है ना, वो हर एक बच्चे को एक एक रोल मिलता है। जैसे मान लो एक को लीडरशिप मिल गया, एक को डिसीजन मेकिंग, एक को ट्रस्ट बिल्डिंग, एक को ट्रस्ट बिल्डिंग कोई रोल नहीं है, मतलब लीडरशिप वाला कोई कुछ करेगा। तो इसमें ये होता है कि जब दूसरी बार होता है तो वो रोल दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही जना एक ही रोल नहीं लेके बैठेगा, रोल भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो यहाँ पे हर एक बच्चे को अलग 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 एबिलिटीज़ डेवलप होती है। नेक्स्ट है ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप मेंबर्स डिस्कस हाउ वेल दे आर अचीविंग देयर गोल्स एंड मेंटेनिंग अफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे ग्रुप प्रोसेसिंग क्या है कि पूरा ग्रुप मिलकर काम करता है, जिससे कि एक अफेक्टिव लर्निंग होती है, और साथ ही में वो ये बात करते हैं या फिर वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे जो ग्रुप का एक गोल है, जो हमारे लर्निंग का गोल है, उसको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। और इसी तरीके से वो सोच विचार के उनकी जो भी काम करते हैं, जिससे उनकी अफेक्टिव एक प्रोजेक्ट निकलता है और अफेक्टिव उनकी लर्निंग होती है। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अब इसके मेरिट्स क्या है देखो, प्रमोट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड एकेडमिक अचीवमेंट, कि उनकी एकेडमिक अचीवमेंट होती है, ठीक है। इंक्रीज स्टूडेंट्स रिटेंशन, कि जो भी वो सीखते हैं वो उनके माइंड में लंबे टाइम तक याद रहता है। इन्हेंसेस स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन विद लर्निंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस मिलता है तो उनको सेटिस्फाई रहते हैं वो, ठीक है, सेटिस्फेक्शन उनकी बढ़ती है। एंड उनकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप्ड होती है, सोशल स्किल्स डेवलप्ड होती है, सेल्फ इस्टीम उनका डेवलप होता है, एक पॉजिटिव रेस रिलेशंस उनमें प्रमोट होता है, इनकी डेवलप होता है। नेक्स्ट है, अच्छा सॉरी, ये यहीं तक है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है इस यूनिट का, और बाकी अगर पार्ट 2 इसका बाद में आएगा। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।